हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यानी ये जो आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है या नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ पावर जनरेशन है, ये आपका 6th यूनिट है। यानी हम लोग अब यूनिट 6 के अंदर पहुंच चुके हैं। 5 यूनिट इससे पहले डिस्कस किया है। 6 यूनिट के अंदर हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में जानेंगे और उन सोर्सेज की सहायता से आपका पावर जनरेशन किस तरह से होगा वो जानेंगे। तो जो डायग्राम देख रहे हैं आप, इसको थोड़ा सा आप डिले करके, यानी इसके बाद हम समझाएंगे। पहले आपको थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताते हैं और फिर उससे पावर जनरेशन किस तरह से किया जाएगा वो समझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस किसको कहा जा रहा है। तो कन्वेंशनल सोर्स किसको कहा जाता था? ऐसे सोर्स को कहते हैं हम लोग, या ऐसे एनर्जी को जो पहले से चला आ रहा है, पारंपरिक चला आ रहा है, बाप दादे के जमाने से चला आ रहा है। तो उन सारे सोर्सेस को हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेस कहते हैं। जैसे आपका डीजल हो गया, कोयला हो गया, तो ये सारा क्या है, आपका कन्वेंशनल सोर्सेज है। लेकिन कन्वेंशनल सोर्सेज आपका साथ कब तक देगा? बहुत थोड़े समय तक। आपका डीजल भी खत्म होते जा रहा है, कोयला भी खत्म होते जा रहा है, या कोयला और डीजल का अदर भी एप्लीकेशन, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब जगह भी यूज हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर का डिमांड जो है वो क्या होता जा रहा है, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो हमको कुछ अलग सोर्सेज की जरूरत है, जिन सोर्सेज की सहायता से हमको क्या करना है, पावर जनरेशन करना है। और लंबे समय तक, भविष्य में आपका हजारों साल तक हम पावर जनरेशन कर सकें, उन सारे सोर्सेज की सहायता से अब हमको पावर जनरेशन का काम करना है। तो पहले तो चला आ रहा था कोयला से, डीजल से, इन सारी चीज से हम पावर जनरेशन कर रहे थे। तो उन सारे सोर्सेज की सहायता से जो पावर जनरेशन का काम हो रहा था, उन सारे सोर्सेज को या पावर जनरेशन को हम लोग कन्वेंशनल पावर प्लांट कहेंगे। यानी पहले जो सोर्स यूज हो रहा था कन्वेंशनल सोर्सेज, उससे जो पावर जनरेशन का काम हो रहा था वो कन्वेंशनल सोर्सेज, और आपका जो पावर प्लांट होगा वो कन्वेंशनल पावर प्लांट कहलाएगा। और अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, यानी 6 यूनिट के अंदर हम लोग जो बात करेंगे वो किन सोर्सेज की बात करेंगे? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक नहीं है, नया डेवलप हो रहा है, कुछ नया चीज। आप लोग भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इजाज कर सकते हैं। तो अब जो एक्सपेरिमेंट करके आप नया सोर्स की सहायता से पावर जनरेशन का काम हो रहा है, उन सारे सोर्सेज को हम क्या कहेंगे? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कहेंगे। और जो पावर प्लांट होगा वो पावर प्लांट क्या कहलाएगा? नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट कहलाएगा। यानी अभी अभी डेवलप हुआ, पहले से नहीं था, कन्वेंशनल नहीं था। नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट की अब हम लोग बात करेंगे, जहां पर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे। दूसरा जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होता है, इसी को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी कह सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब ऐसा एनर्जी जिसको बार बार रिन्यू किया जा सके, बार बार उसको हम लोग यूज कर सकें, खत्म नहीं हो, डिप्लेशन नहीं हो। तो ऐसे सोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं, या हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज भी कहते हैं। अब एग्जांपल में आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। RES रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या है? तो आपका जो सन है वो क्या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। यानी पहले बहुत ज्यादा डिमांड या यूज हम लोग नहीं कर रहे थे, अभी इसकी सहायता से, यानी सोलर एनर्जी का यूज करके अभी हम लोग इसकी सहायता से पावर जनरेशन का काम कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी होगा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहलाएगा या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहलाएगा। इसी तरह विंड एनर्जी हो गया, इसी तरह आपका जियोथर्मल एनर्जी हो गया, इसी तरह आपका ओशियन एनर्जी या टाइडल एनर्जी सोर्सेज हो गया, बायोमास हो गया, बायोगैस हो गया। इसी तरह बहुत सारा डिफरेंट एनर्जी है जिसका अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, और इन सारे सोर्सेज को ही हम क्या कहते हैं? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। और इससे जो पावर प्लांट आप रन कराएंगे, चलाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो आपका नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट कहलाएगा या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से चलने वाला पावर प्लांट कहलाएगा। तो डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट एनर्जी की सहायता से जो अभी अभी यूटिलाइज किया जा रहा है, यानी कुछ सालों के अंदर उसका हम लोग यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, पहले से नहीं था, अब न्यूली डेवलप हुआ है। और भविष्य में ये काफी लंबे समय तक इसका यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि इन सारे सोर्सेज के अंदर बहुत सारा एडवांटेजेस हमको मिलता है। क्या क्या एडवांटेज है, वो सारे एडवांटेजेस की बात हम लोग इसके बाद करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अंदर पहले नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल हम लोग समझा।
अब इसमें जो प्रमुख सोर्स है विंड एनर्जी, उससे चलने वाला प्लांट की हम बात करते हैं, जिसको हम लोग विंड पावर प्लांट कहेंगे। तो विंड पावर प्लांट, इसके बाद सोलर पावर प्लांट भी देखेंगे, सोलर सेल भी देखेंगे, और आपका हम लोग जियोथर्मल भी डिटेल के अंदर देखेंगे, बायोमास, बायोगैस भी देखेंगे, फ्यूल से चलने वाला यानी फ्यूल सेल भी देखेंगे। तो बहुत सारा हम लोग इसके अंदर मेथड या सोर्सेज देखेंगे, जिसकी सहायता से हम लोग न्यूली डेवलप सोर्सेस है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का काम करेंगे। तो आज हम लोग विंड पावर प्लांट के बारे में जानने जा रहे हैं कि विंड पावर प्लांट किस तरह से काम करता है, उसके अंदर कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा होता है और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है। तो सबसे पहले विंड पावर प्लांट का आपको ये समझना होगा कि विंड पावर प्लांट अगर हमको बनाना है तो उससे पहले किन चीज़ों को हम लोग को देखना होगा, यानी साइट सिलेक्शन किस तरह से करना होगा। तो 2-3 फैक्टर है आपका मेनली तौर से, जिसको हमको विंड पावर प्लांट हमको बनाना है, तो उन सारे फैक्टर को आपको फोकस करना होगा, देखना होगा, और उसके बाद किसी जगह आप क्या कर सकते हैं, विंड पावर प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज जो आपको देखना है, विंड की स्पीड कितना, यानी फ्लो ऑफ विंड कितना। विंड ही नहीं रहेगा तो आप बड़का विंड प्लांट बना लीजिए, हवा सही चल नहीं रहा है तो आपका फिर फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज जो आपको देखना है वो विंड प्रेशर प्रॉपरली है या नहीं है। तो विंड पावर प्लांट के लिए जो प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमको मिनिमम विंड प्रेशर चाहिए वो 18 किलोमीटर पर आवर, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपका क्या होना चाहिए, आपका विंड फ्लो होना चाहिए। कम से कम, ज़्यादा इससे भी हो सकता है, लेकिन कम से कम मिनिमम आपको 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से विंड फ्लो होगा, तो ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो हमको इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए यदि विंड पावर प्लांट हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो जिस जगह पर इंस्टॉल करेंगे कम से कम 1 साल के लिए 1 ईयर आपको क्या करना होगा, उस जगह पर विंड रिकॉर्डिंग करना होगा। यानी आपका जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में, सुबह में, शाम में, रात में, इस डिफरेंट टाइम के ड्यूरेशन के अंदर विंड फ्लो क्या रहता है, औसत आपको एवरेज यदि 18 किलोमीटर पर आवर आपको मिल जाता है, तो आप उस जगह पर पावर प्लांट इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां इलेक्ट्रिसिटी आप जनरेट कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर जो देखना होगा आपको, विंड फ्लो क्या है। इसके अलावा आप साल भर ये भी रिकॉर्ड करें कि विंड का फ्लो किधर है, डायरेक्शन कितना है, स्पीड कितना है, स्टॉर्मी वेदर यानी आंधी तूफान आने का संभावना कितना है। तो 1 साल पहले आप कंप्लीटली सारा चीज डाटा रिकॉर्ड कर लेंगे और देखेंगे कि सारा चीज स्मूथ है, फेवरेबल है, यानी आप सारा चीज कोई दिक्कत नहीं होगा, तो फिर उस जगह पर आप विंड पावर प्लांट लगाएंगे। और ऐसा नहीं है, सुटेबल प्लेस नहीं है, तो आप लगाने से कोई फायदा नहीं, पावर प्लांट लगा लीजिएगा, लेकिन प्रॉपर जनरेशन नहीं हो पाएगा, यानी पूंजी फंस जाएगा आपका। तो पूंजी बचाना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको पहले से ही 1 साल पहले से ही सारा डाटा रिकॉर्ड करना। जैसे हमको दुकान खोलना है तो कौन सा दुकान चलेगा, नहीं चलेगा, मार्केट एनालिसिस करते हैं। आप मोहल्ला के अंदर कपड़ा का दुकान खोलिएगा तो उतना ज़्यादा आपका नहीं चलेगा। आप मेन मार्केट के अंदर कपड़ा का दुकान खोलिए, वहाँ चलेगा। आप मोहल्ले के अंदर आपका किराना दुकान खोलिए, बढ़िया चलेगा। तो कहाँ पर कौन सा चीज़ सूटेबल है वो देखना ज़रूरी होता है। इसीलिए विंड पावर प्लांट के अंदर आपको पहले साइट सिलेक्शन करते समय सारा चीज़ रिकॉर्ड कर लेना है, यानी विंड फ्लो कितना है, विंड का डायरेक्शन क्या है, स्टॉर्मी वेदर कितना है, किस तरह से विंड फ्लो रहा, वो सारी चीज डाटा रिकॉर्ड करने के बाद विंड पावर प्लांट इंस्टॉल करना है। ये पहला चीज है। दूसरा चीज आपको क्या देखना है कि लैंड प्रॉपरली है, यानी लैंड पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। तो आपका 1-2 एकड़ नहीं, कई एकड़ जमीन की जरूरत होती है विंड पावर प्लांट के लिए, क्योंकि आप एक जगह पर खाली बिल्डिंग पर खड़ा कर दिए हो जाएगा नहीं। आपका आसपास का जगह जो पूरा है आपका विंड पावर प्लांट जहां इंस्टॉल कर रहे हैं वो खाली होना चाहिए, ठीक है। तो खाली क्यों होना चाहिए, ताकि विंड फ्लो प्रॉपरली। अब बगल में यहाँ पर विंड पावर प्लांट खड़ा कर दिए पंखा, और दूसरे तरफ पहाड़ है या बगल में आपका पेड़ है, तो आपका प्रॉपरली आपका टरबाइन पर आएगा, विंड नहीं आएगा। तो पूरा आसपास का जगह कई एकड़ जमीन खाली होना चाहिए ताकि हम विंड पावर प्लांट बना सकें। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए और आपका अदर फैसिलिटी यानी ग्रिड सिस्टम से नज़दीक होना चाहिए ताकि ट्रांसमिशन या कनेक्शन में आसानी हो। तो इन सारे फैक्टर को हम लोग को देखना होता है साइट सिलेक्शन के अंदर विंड पावर प्लांट इंस्टॉल करने से पहले, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब हम लोग आते हैं डायग्राम के ऊपर। डायग्राम समझते हैं विंड पावर प्लांट का।
तो अब देखिए विंड पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम हम दिखाया है, जिसके अंदर बहुत सारा इक्विपमेंट लगा है, वो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो विंड प्लांट है, हमको मेनली तौर से क्या चाहिए, टरबाइन और अल्टरनेटर चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ और भी इक्विपमेंट लगा, वो सारा इक्विपमेंट यहाँ पर दिखाया हुआ। तो आगे वाला आपने ऐसे भी देखा होगा फिल्म के अंदर या इस तरह कहीं पर सीन में देखा होगा कि आपका समुद्री क्षेत्र के अंदर क्या रखा था, बड़ा बड़ा पंखा टाइप का लगा होगा, वो रोटेट करता है, अंदर में फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो वही चीज़ का डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है। तो इसके अंदर और भी बहुत सारा चीज़ दिखाया गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने क्या दिखाया, ब्लेड दिखाया। ब्लेड मतलब जो बड़ा बड़ा पंखी आप देखते हैं, जनरली 3 पंखी लगा होता है, वो रोटेट होता है। तो उसी पंखी को छोटा करके हमने यहाँ पर देखा है ब्लेड, और ये ब्लेड आपका क्या होगा, रोटेट होगा। यानी आपका जो विंड एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, वो किस में बदल जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाएगा। तो विंड प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, यहाँ से विंड फ्लो होगा, और जैसे ही विंड आपका आएगा इस ब्लेड के ऊपर टकराएगा, तो विंड एनर्जी क्या होगा, आपका मैकेनिकल एनर्जी के अंदर बदल जाएगा, और इसी मैकेनिकल एनर्जी को फिर हम आगे चल के अल्टरनेटर को देंगे। तो ये ब्लेड लगा हुआ, ब्लेड जहाँ पर रखा होता है उसको पिच बोलते हैं, और ये पिच की खासियत होती है कि ये रोटेट करता है, यानी जहाँ पर ब्लेड होगा ये अपनी जगह से एंगल बदल सकता है। अब देखिए जो एंगल बदलेगा ये आपका कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है, यानी किस तरह का एंगल रखना है। चूंकि विंड का डायरेक्शन हमेशा एक जैसा नहीं होता, बदलता रहता है, तो उसके अनुसार जो पिच सिस्टम है ये अपनी जगह पर क्या करेगा, रोटेट करेगा, एंगल चेंज करेगा। अब बोलेंगे कैसे चेंज करेगा, तो जैसे आपका एयरप्लेन के अंदर आपने हवाई जहाज देखा हो, तो हवाई जहाज में स्टीयरिंग तो लगा हुआ नहीं होता है कि आप जिधर चाहिए मोड़ दीजिए, तो वहां पर कैसे एरोप्लेन मुड़ता है। तो आपका विंड जो आपका ब्लेड होता है, वो ब्लेड अपना एंगल को चेंज करता है। इस एंगल के चेंज होने की वजह से क्या होता है, आपका एरोप्लेन हवाई जहाज का डायरेक्शन दिशा बदल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर हवा का दिशा बदल रहा है, तो हमको पावर जनरेशन करना है, तो थोड़ा बहुत ब्लेड का एंगल को हमको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो इसको हम लोग पिच सिस्टम यानी पिच के साथ लगाते हैं, ताकि ब्लेड के एंगल को चेंज किया जा सके। और जहाँ पर ब्लेड कसा हुआ होता है इसको क्या कहते हैं, हब कहते हैं। सामने वाला जो पोर्शन होगा हब कहलाएगा, ये पिच लगा होगा और पिच के ऊपर ब्लेड लगा हुआ होगा। ये आगे का पोर्शन हो गया। और अंदर में जहाँ पर ब्लेड के साथ जो बीच वाला शाफ्ट है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, रोटर बोल रहे हैं, जिसके ऊपर ब्लेड लगा हुआ या पिच लगा हुआ है। ये ब्लेड आपका रोटेट होगा, तो अंदर ये वाला शाफ्ट यानी रोटर क्या होगा, रोटेट होगा। तो ये आगे का पोर्शन हो गया सब चीज। अब अंदर देखते हैं, ब्लेड घूम रहा है, ब्लेड के साथ पिच लगा हुआ है, पिच के साथ आपका शाफ्ट या रोटर लगा हुआ है, ये घूमेगा। और ये घूमने के बाद यहाँ पर मेन शाफ्ट यानी इसके साथ ये आपका शाफ्ट जो आपका कनेक्टेड है, ये शाफ्ट है, और इस शाफ्ट के साथ आपका क्या लगा हुआ होता है, गियर बॉक्स लगा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है गियर बॉक्स। ये लगभग क्या करता है, आपका 18 आरपीएम, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट से आपका 1800 आरपीएम में बदल देता है आरएसएन में। यानी आपका विंड स्पीड देखने में आपने ऐसे भी देखा होगा फिल्म के अंदर या सीन के अंदर, बहुत धीरे धीरे चलता है। तो अगर 1 मिनट के अंदर ये 18 बार भी घूम जाता है ये ब्लेड, तो अंदर में गियर बॉक्स जो लगा हुआ है ये क्या कर देगा, ये 18 आरपीएम यानी 18 आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट के अंदर अगर 18 बार रिवोल्यूट हो रहा है, घूम रहा है, तो ये इसको 1800 बार के अंदर घुमा देगा। इस तरह का गियर सिस्टम लगा होगा। यानी देखने में तो लग रहा है बाहर से धीरे धीरे, लेकिन अल्टरनेटर यहाँ पर फुल स्पीड यानी 1 मिनट के अंदर 1800 बार घूम जाएगा। इतना ये गियर बॉक्स स्पीड को हाई कर देता है। तो यहाँ पर गियर बॉक्स लगा होगा और गियर बॉक्स के बगल में ब्रेक सिस्टम लगा होगा। ठीक है, ये आपका पिस्टन या इस तरह का सिस्टम होगा जो इसके साथ टच होगा, और यहाँ पर ब्रेक यानी हायर स्पीड बहुत ज़्यादा हो गया, विंड स्पीड ज़्यादा है, तो उसको कंट्रोल करने की यहाँ पर ब्रेक सिस्टम लगा होगा। ये ब्रेक दिखाया गया, ब्रेक शू हो गया, और ये पिस्टन हो गया, इसकी सहायता से आपका क्या होगा, ब्रेक लगेगा। ठीक है, और इसके बाद जो आपका यहाँ पर वाला जो शाफ्ट है, इस शाफ्ट को हम क्या बोलेंगे, ये आपका हाई स्पीड शाफ्ट होगा। यहाँ पर नीचे हमने लिखा ये जो शाफ्ट है ये क्या है, आपका हाई स्पीड पर चलने वाला शाफ्ट है। इससे पहले जो शाफ्ट था जो रोटर के साथ लगा हुआ था वो धीरे धीरे घूमेगा, जिसको हम मेन शाफ्ट या लो स्पीड शाफ्ट बोल सकते हैं। और इसके बाद गियर बॉक्स के बाद का जो शाफ्ट होगा ये क्या होगा, हाई स्पीड शाफ्ट होगा, जिसकी स्पीड बहुत हाई होगी। और ये शाफ्ट आपका किसके साथ लगा होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ लगा होगा। यानी ये मैकेनिकल
मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगा। और यहाँ से फिर वायर लेके आप नीचे से फिर क्या करेंगे, आगे आपको जहाँ लोड के पास भेजना है, ग्रिड सिस्टम के पास भेजना है, जहाँ भी भेजना आप यहाँ से लेकर सप्लाई भेज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक इक्विपमेंट ऊपर में हमने लगाया, इसको क्या कहा जा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि ये आपका चूंकि ऑटोमेटिक, ये आपका मैनुअली कंट्रोल नहीं हो रहा, सारा चीज किसकी सहायता से, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर लगा हुआ होता है। इस कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से सारा ऑपरेशन होगा। यानी आपका स्पीड बहुत ज्यादा हाई होगी, यानी हवा तेज चलने लगा तो आपका ये भी क्या होगा, तेज चलने लगेगा। लेकिन हमको अल्टरनेटर को बहुत ज़्यादा हाईयर स्पीड नहीं देना, कम ही देना, यानी 1800 आरपीएम, 1500 आरपीएम, इस तरह से। तो यहाँ पर ब्रेक सिस्टम काम करेगा। तो ब्रेक सिस्टम काम करने के लिए क्या लगा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक ऑपरेट होगा। तो इसको कौन ऑपरेट कराएगा, तो यही कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेट कराएगा। तो कंप्यूटर सिस्टम का एक नहीं, बहुत सारा काम है। दूसरा आपका क्या काम है, यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, या सिस्टम। या सिस्टम का मतलब हवा अभी सामने से आ रहा है, ठीक है, आप जहां से देख रहे हैं उधर से हवा आ रहा, तो मेरा चेहरा समझ लीजिए क्या है, विंड टरबाइन हब है, इधर से हवा आ रहा है, मेरा पंखी घूम रहा है, यहाँ पंखी है, घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। सडनली हवा चलते चलते 24 घंटा एक ही थोड़ी, मान के चलिए हवा का दिशा बदल गया, तो अब उधर से चलेगा, तो हवा इधर से चल रहा है और हम फेस यानी आपका पंखी इस तरह से, तो काम करेगा, नहीं करेगा। आप जिधर से हवा दिशा चल रहा है उधर ना बदलना होगा। तो आपको बदलने के लिए, यानी ये मूड़ी को, चेहरा को बदलने के लिए आपको क्या, ये जो गर्दन का सिस्टम है, इसी को आप यहाँ पे समझ लीजिए क्या, या सिस्टम। यानी ये पूरा आपका फेस क्या बदल जाएगा। हवा इधर से चल रहा था तो इधर काम कर रहा था, और जैसे हवा का डायरेक्शन चेंज हुआ तो उसी अनुसार आपका क्या कर जाएगा, पूरा जो सिस्टम लगा हुआ है, जिसको हम नीचे में क्या कहते हैं, हाउसिंग सिस्टम, यहाँ पर अल्टरनेटर है, टरबाइन, गियर बॉक्स, ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज बदल लेगा अपना। तो ये जो बदलेगा किसकी सहायता से बदलेगा, तो यह सिस्टम की सहायता से। यानी यहाँ पर एक इस तरह का हम लोग संरचना किए रहते हैं ताकि ये पूरा सिस्टम अपना डायरेक्शन को चेंज कर सके। और जो चेंज कराएगा वो कौन कराएगा, तो यही कंप्यूटर सिस्टम कराएगा। यदि हवा का दिशा बदल गया, हवा का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो आपका पूरा जो हब है, ये आपका हाउसिंग सिस्टम है, इस पूरे हाउसिंग सिस्टम का डायरेक्शन बदलना है। तो डायरेक्शन बदलने के लिए कंप्यूटर इसको सेंस करके आपका इंफॉर्मेशन देगा, जिसकी सहायता से यह सिस्टम ऑपरेट होगा और पूरे हाउसिंग का दिशा डायरेक्शन बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हाउसिंग सिस्टम से रिलेटेड बात होगी। अच्छा, डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला, या सेम डायरेक्शन में, वो कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को कौन बताएगा, तो पीछे में एक इक्विपमेंट लगा रहता है जिसको हम लोग एनेमोमीटर कहते हैं, या एनेमोमीटर के साथ एक विंड वेन भी लगाता है। और ये दोनों मिलकर, यानी एनेमोमीटर मिलकर क्या करता है, स्पीड कितना, विंड की स्पीड कितना, हवा का जो फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, और साथ ही साथ विंड का डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में फ्लो हो रहा है, ये इसको सेंस करता रहता है। और सेंस करके किसको देगा, आपको कंप्यूटर को देगा। इसका एक ब्लॉक डायग्राम भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे, जहां पर कंप्यूटर सिस्टम के पास क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है और किस चीज को क्या सिग्नल भेजेगा, वो ब्लॉक डायग्राम की सहायता से समझाएंगे। अभी यहां पर सिर्फ समझिए कि आपका कंप्यूटर सिस्टम एनेमोमीटर और विंड वेन की सहायता से विंड की स्पीड और विंड का डायरेक्शन पता चलेगा, और ये आपको कंप्यूटर सिस्टम को बताएगा। और इस कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से यह सिस्टम ऑपरेट होगा, और साथ ही साथ आपका जो ब्लेड का डायरेक्शन है वो भी आपका रोटेट होगा। यह हायर स्पीड है तो ब्रेक सिस्टम काम करेगा। ये सारा सिस्टम आपका कंप्यूटर ऑपरेट करता है। तो ये लगभग आपकी सारी बात आपका रिलेटेड, ये आपका पोल या टावर होगा जिसके ऊपर ये पूरा यह आपका यानी हाउसिंग सिस्टम रखा होगा। ये पोल टावर होता है, लगभग 30 मीटर ये ऊंचा होता है। ये 100 फीट, आप फीट के हिसाब से माने तो 100 फीट होगा। और इसके ऊपर कुछ बल्ब भी हम लगा देते हैं ताकि आपका एरोप्लेन आके क्रैश टकराए नहीं। और नीचे में ग्राउंड बेस होता है। और इसके अलावा आपका चूंकि विंड हमेशा प्रॉपरली 24 घंटा नहीं चलता, कभी कम ज़्यादा होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे में जो आपका बेस होगा वहाँ पर बैटरी सिस्टम, यानी आपका बैटरी बहुत सारा लगा होगा, जहाँ से जब प्रोडक्शन होगा तो बैटरी के अंदर हम स्टोर करके रख लेंगे सप्लाई, और आवश्यकता के अनुसार वहाँ से
हम सप्लाई कंज्यूमर को लोड को दे सकते हैं। अब बैटरी लगा हुआ तो बैटरी यहाँ से जो जनरेशन होता है वो एसी होता है, और एसी को हम फिर बैटरी में करने के लिए डीसी सिस्टम यानी रेक्टिफायर की सहायता लेंगे, और बैटरी से फिर अगर एसी लोड है तो इन्वर्टर की सहायता से एसी में बदल लेंगे। तो नीचे में हम बैटरी सिस्टम भी लगाते हैं, क्योंकि आपका विंड एक समान हमेशा नहीं फुल होता रहता है, चेंज होता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी विंड नहीं फुल होगा। तो उसके लिए हम लोग रिलायबल ऑपरेशन के लिए क्या करते हैं, आपका बैटरी सिस्टम भी इंस्टॉल करते हैं। तो ये विंड पावर प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी बात आप जान चुके हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, और साथ ही साथ विंड पावर प्लांट का जो अलग अलग मेथड, यानी सोलर के साथ भी कनेक्ट करते हैं, डीजल के साथ भी अलग अलग साथ, यानी कंबाइंड ऑपरेशन भी कराते हैं हम लोग विंड पावर प्लांट का, वो सारा हम लोग आगे के लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।